बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का इशू जी बहुत अहम है। वो ये कि कहते हैं मुख्तारनामा आम दे दो। मुख्तारनामा आम क्या होता है? ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है? किस वजह से इसकी ज़रूरत पेश आती है? मिसाल के तौर पर ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त पेश आती है, आप बैरून मुल्क हैं, आप चाह रहे हैं जनाब पाकिस्तान आप तशरीफ़ लाए हुए हैं, आप चाह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी का सौदा हो रहा है, तो मेरी तो टिकट है, मैं तो जा रहा हूँ 5 दिन बाद, और पार्टी कह रही है रकम की अरेंजमेंट होगी 15 दिन के बाद। अब आप परेशान हैं कि मैं तो चला जाऊँगा 5 दिन बाद, ये बाद में रकम ले भी आएंगे, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर भी देंगे, तो रजिस्ट्री कैसे करवाऊँगा, क्या करूँगा? ऐसी सूरत हाल में कहते हैं कि चलो आप ऐसा करो, जाते हुए मुख्तारनामा दे जाओ अपने किसी जानने वाले को, या अननोन बंदे को भी आप मुख्तारनामा दे सकते हैं। कि ये मुख्तार का मतलब होता है कि इख्तियार देना, किसी बंदे को इख्तियार देना। मैं मालिक हूँ किसी प्रॉपर्टी का, तो मैं उसे किसी, दो तरह के इख्तियार होते हैं ना। आज हम जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा आम की बात करेंगे। दूसरा होता है मुख्तारनामा ख़ास, वो किसी ख़ास मकसद के लिए होता है। मिसाल के तौर पर घर है, घर को सेल करना है, कोई लंबा चौड़ा काम हो, सारे इख्तियारात दे दें उसकी बाबत, घर की या प्रॉपर्टी की बाबत सारे इख्तियार दे दें, इसको कहते हैं मुख्तारनामा आम दे दिया फ़लाँ बंदे को मैंने। ये इसी तरह जैसे मालिक चाहे तो बेचे, चाहे तो रहन रखे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट करे किसी के साथ, मालिक कर सकता है। जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तारनामा आम दे दिया जाए, वो भी मालिक की तरह सारे काम कर सकता है, बेच भी सकता है उसे। तो ये मुख्तारनामा ख़ास स्पेसिफ़िक मकसद के लिए, मेरा घर है उसके अंदर आप मीटर लगवा लें मेरी गैर मौजूदगी में, आपको इजाज़त देते हैं फ़लाँ काम रेनोवेट कर लें, कोई छोटा मोटा काम करना हो तो स्पेशल जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, तो इट मीन्स कि उसे एक तरह से मालिक बना दिया। तो ये जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है। लोग इसमें थोड़े से कंफ्यूज ये होते हैं। किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया कि सर बताएं कि जब हम किसी को जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं किसी बंदे, उस पर फ़ीस भी लगती है। तो ये मैं आपको तरीक़ाकार आज अर्ज़ करने लगा हूँ कि कितनी फ़ीस, क्या तरीक़ाकार क्या होता है। सबसे पहले, अगर तो किसी ब्लड रिलेशन को आप दे रहे हैं, मिसाल के तौर पर अपनी बीवी को आप मुख्तारनामा दे के बैरून मुल्क जा रहे हैं, बैरून मुल्क नहीं भी जा रहे, कोई मसरूफियत है, आप समझते हैं कि नहीं जी मैं ये ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊँगा, तो मैं मुख्तारनामा अपनी बीवी को दे देता हूँ, अपने बेटे को दे देता हूँ, बेटी को दे ब्लड रिलेशन जो है आपका वारिसान में से जो शामिल है, ऐसे लोगों को अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, इसके लिए फ़ीस एज सच कोई नहीं होती। नॉर्मल सी फ़ीस हर सूबे के अंदर मुख्तलिफ है, 500, 1000, 1200, इस तरह नॉमिनल सी फ़ीस। स्टाम्प पेपर एक आपने लेना। मिसाल के तौर पर पंजाब के अंदर पावर ऑफ अटॉर्नी आप किसी को मुख्तारनामा देना चाह रहे हैं, तो आपको चाहिए कि 1200 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लें। उस स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने तहरीर करना है कि मैं जनाब फ़लाँ तो मेरी ये प्रॉपर्टी है, इसकी बाबत फ़लाँ शख्स को उसका नाम, पता, एड्रेस, उसका ID कार्ड नंबर वगैरह मेंशन करें उसके ऊपर। मैं इसको मुख्तार आम बना रहा हूँ, इसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ कि ये मेरी फ़लाँ जो प्रॉपर्टी है इसकी बाबत मुख्तार आम है, ये चाहे तो इसको किराए पे दे, चाहे तो रेंट ले, चाहे तो इसको जनाब सेल कर दे, तो जैसे भी तमाम इख्तियारात इसको दे रहा हूँ। सारी तहरीर करने के बाद फिर नीचे आपने 2 गवाह भी डाल लेने हैं। गवाह बड़े ज़रूरी होते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा ना किया करें कि इधर उधर से पकड़ लें। कोशिश करें गवाह ऐसे हों जो कल को खुदा न खास्ता कमी बेशी हो तो साथ चल सकें। 2 गवाह नीचे डालेंगे कि हमारी मौजूदगी में ये वाकई बंदा इसको मुख्तार बना रहा है। एक बंदा नीचे आइडेंटिफायर, मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये इन लोगों को, ये भी अब ये जो गवाह डालने हैं आइडेंटिफाई, इनके भी ID कार्ड के नंबर साथ लिखें, थंब इम्प्रेशन, इनका साइन, ये चीज़ें ले लें। उसके बाद ये सारा सिस्टम आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की। जो भी गवाह डाले या जो पार्टीज़ हैं, इनको अपना ID कार्ड, ऐसा ID कार्ड जो एक्सपायर ना हो, तो ID कार्ड इनके अवेलेबल होने चाहिए, एक कापी भी करवा लें। ये चीज़ें लेके साथ एक प्रॉपर्टी जिसका मुख्तार आम बना रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का भी एक मुसद्दका डॉक्यूमेंट, मिसाल के तौर पे कोई रजिस्ट्री है, तो इस रजिस्ट्री का एक मुसद्दका कापी आप रजिस्ट्रार से निकलवा लें, ये साथ अटैच करें। स्टाम्प पेपर, उसके साथ एक स्टाम्प पेपर के साथ अटैच करनी है एक डॉक्यूमेंट, दस्तावेज़ जिससे सबूत मिल्कियत, वो साथ अटैच करें और आप रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाएं। रजिस्ट्रार क्या होता है? वही जहाँ पे रजिस्ट्रियाँ होती हैं, आमतौर पे तहसीलदार हो सकता है, तो उधर जाके कचहरी में आपने जनाब
रजिस्ट्रार के पास पेश हो जाना है, बंदे जनाब पेश हो गए, साथ गवाह पेश, वो फिर थंब इम्प्रेशन वगैरह साइन अंगूठे हो गए वो उसे अपने पास दर्ज कर लेंगे रजिस्ट्रार साहब। दर्ज करने के बाद इसकी कापियां भी आपसे रिक्वायर करेंगे कि ये जो स्टाम्प पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, इसकी कापियां एक्स्ट्रा 2-3 आप दें। वो एक्स्ट्रा कापियां कुछ अपने पास रखेंगे रिकॉर्ड के लिए, कुछ आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये तरीक़ाकार था। मुख्तार, वो आपने उस बंदे को मुख्तार आम मुकर्रर कर दिया। अब इसमें फ़ीस कोई नहीं लगी, ब्लड रिलेशन था ना, आपने बीवी को दिया, बच्चे को दिया, किसी को वालिद को दिया, तो फ़ीस नहीं। लेकिन अगर कोई अननोन बंदा है, आप कहते हैं मैं अपने किसी दोस्त को मुख्तार आम मुकर्रर करता हूँ, जो कि एक बड़ा रिस्क होता है। बहरहाल रिस्क क्या कहें, आजकल तो भाई अगर चक्कर देने पे आए तो दे लेते हैं ना। मैंने अक्सर देखा है बैरून मुल्क जो लोग होते हैं कमाते रहते हैं, और इधर वाला जो भाई होता है वो कुछ ना कुछ वो बना के तो फिर अचानक ही वो उसका ईमान जो है ना वो हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो वो फिर क्या करता है, वो पकड़ के प्रॉपर्टियाँ, तो बड़ी लिटिगेशन सी चलती है, तो बाहर वाले बेचारे परेशान होते हैं। एनी हो, एतमाद तो फिर भी करना ही पड़ता है। किसी थर्ड पर्सन को ब्लड रिलेशन नहीं है उसको मुख्तार आम मुकर्रर करना है, फिर आपको फ़ीस भी पे करनी है। कितनी फ़ीस? जो आपकी प्रॉपर्टी है, आपका प्लॉट है, आपका मकान है, इसकी होती है सरकारी कीमत, डीसी रेट भी इसे कहते हैं। डीसी रेट मिसाल के तौर पे वैसे तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत है जनाब 10 लाख या 20 लाख, डीसी रेट आप चेक करें तो उधर हो सकता है 1 लाख 2 लाख बने। यानी डीसी रेट आम तौर पे कम होता है, जो मार्केट वैल्यू होती है उससे कम होता है आम तौर पर डीसी रेट। डीसी रेट फ़र्ज़ किया आपके प्लॉट का या मकान का, ये 10 लाख रुपए है, इसके ऊपर 2% आपको देना पड़ेगा। 1 लाख है मिसाल के तौर पे, इस पे 2% यानी 2000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स आपको उस सूरत में देना पड़ता है कि जब आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आम आदमी है, तो फिर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है डीसी रेट के ऊपर 2%। अदरवाइज़ ब्लड रिलेशन को देंगे तो फिर आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इसमें एहतियात की बात यह है, और किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले सोचने की बात यह है कि ये 3 सूरतों में जो मुख्तारनामा आपने दिया ये ख़त्म भी हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक सूरत ये है, जिस बंदे ने मुख्तारनामा दिया है वो फौत हो जाए तो उसी वक्त कैंसिल हो जाता है ये डॉक्यूमेंट। दूसरी सूरत ये है कि अगर जिसको दिया है वो बंदा फौत हो जाए फिर भी ये ख़त्म हो जाता है। जिस मकसद के लिए दिया है वो मकसद पूरा हो जाए फिर भी ये ख़त्म हो जाता है, ख़त्म भी हो जाता है। अब इसमें रिस्क वाली बात यह है कि बाज़ दफ़ा लोग ऐसा करते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी, इस नीयत से ख़रीदी कि मैंने प्रॉपर्टी ख़रीद ली है तो आगे बेचनी है, इन्वेस्ट किया है इस प्रॉपर्टी में, इसको आगे बेच दूँगा। फिर सोचते हैं कि यार इसको मैंने प्रॉपर्टी को ख़रीदा है, इसको रजिस्ट्री करवाऊँगा तो 2-4 लाख रुपया लग जाएगा इसके ऊपर। तो अब 2-4 लाख बचा ना लें, क्या उसका हल निकालते हैं। हाल ये निकालते हैं कि मालिक को कहते हैं पैसे सारे ले लो, रजिस्ट्री हम नहीं करवाते, आप ऐसा करो मुख्तार आम हमें लिख दो। तो वो कहते हैं ठीक है मुख्तार आम लिख दे। खुदा न खास्ता फौत हो जाए, आपको सारे पैसे उसने ले लिए मुख्तार आम के, ये बेचे जो मर्ज़ी करे जिसको मर्ज़ी दे, आपको दे दी, बंदा फौत हो गया, उसी वक्त वो मुख्तार आम ख़त्म हो गया ना। अब क्या करेंगे? आप तो आगे किसी को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते, अपने नाम भी नहीं कर सकते, उसके बच्चों को विरासत जाएगी, कागजात के अंदर तो उसके नाम पे है ना। तो ये एक रिस्क रहता है। बहरहाल कानून प्रोटेक्शन करता है। इसमें कानून कहता है कि वो जो डॉक्यूमेंट होता है, अगर तो उसने फ़ी सबीलिल्लाह वैसे ही किसी दोस्त को, किसी अजीज़ व कारब को, किसी को भी उसने अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि ये इसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्तार आम बनाता हूँ, ये करे वो करे, वैसे ही किया है तो फिर तो वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर उसने पैसे लेके फुल पेमेंट उस प्रॉपर्टी की लेके फिर दिया हुआ है ना, तो फिर कोर्ट कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा, अब ज़ाया नहीं होंगे उसके पैसे जो सारे उसने दिए हुए हैं। अब कोर्ट कहती है कि ये ऐसा तस्वर किया जाएगा जैसे इन दोनों पार्टियों के दरमियान एग्रीमेंट टू सेल है। इसलिए जब फुल पेमेंट दे के तो मुख्तार आम लेना है तो उसके अंदर थोड़ा सा एडिशन ये कर लेना है, उसके अंदर ये तहरीर ज़रूर लिखें कि जनाब मैंने फुल पेमेंट कर दी है और इन्होंने मुझे कब्ज़ा भी दे दिया है और साथ मुझे ये मुख्तार आम भी दे दिया है। जब ये चीज़ें आ जाएंगी ना, सबूत हो जाएगा ना कि ये, फिर उसके बच्चे भी, उसके वारसान भी है, वो भी पाबंद होंगे कि वो प्रॉपर्टी आपसे नहीं ले सकेंगे। तो ये एहतियात आप ज़रूर कर लें। अच्छा, इसमें ये बात भी है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, आप बैरून मुल्क हैं, आपका जी चाह रहा है कि यार वो प्रॉपर्टी सेल करनी है, नाम आपके है, कैसे सेल करेंगे? फिर इस सूरत में भी आप पावर ऑफ अटॉर्नी उसको मुख्तार आम
बना सकते हैं किसी बंदे को जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसका तरीक़ाकार ये है, सेम वही चीज़ें वो लिख के तहरीर, तो आपने जनाब एम्बेसी के थ्रू उधर आपके उस मुल्क जहाँ आप रहाइश पजीर हैं उस मुल्क की उधर जाना है, पाकिस्तानी एम्बेसी होगी ना उधर, उस मुल्क में पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएंगे, उनके सामने वो तहरीर साइन अंगूठा करके वो भेज देंगे। जब पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान में फिर हम फ़ॉरेन अफेयर के ऑफिस में जाके उसको अटेस्ट करेंगे, वो वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद फिर हम जाके सेम वही तरीक़ाकार जाकर रजिस्ट्रार को फिर हम कहेंगे ये मुख्तारनामा आ गया बैरून मुल्क से, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आ गया बैरून मुल्क से, वो भी फिर एहतियातन वेरीफाई फ़ॉरेन अफेयर के ऑफिस से वेरीफाई करेगा वाकई ये ओके है, आपने किया है, वो कहेंगे यस हो गया। उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस होगा, आ जाओ जी, वो रिकॉर्ड में सारा तहरीर कर देंगे और आपको मुख्तार आम दे दिया जाएगा। तो ये तरीका था बैरून मुल्क से किस तरह आप किसी बंदे को मुख्तार आम अपॉइंट कर सकते हैं, फिर वो आपकी एब्सेंस में भी आपकी प्रॉपर्टी सेल वगैरह कर लेगा। तो उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से मुख्तार आम के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हासिल कर ली होंगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।